आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें हमने देखा मेंडल्स के लॉज और जिन चीज़ों को मेंडल ने फैक्टर्स कहा था वो आगे चल के पता चला कि क्रोमोसोम्स। तो आज हम देखेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस का क्या है। मतलब कि हमें ये तो पता है इनहेरिटेंस क्रोमोसोम्स की वजह से होता है, डीएनए की वजह से होता है, लेकिन उस टाइम पर पता नहीं था। तो वही चीज़ हम देखेंगे कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आज हमें पता है वो मॉलिक्यूल है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड होता है मोनोमर। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की चेन्स, मतलब 1 2 3 4 5 बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की चेन्स को हम पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, मतलब कि न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप्स की होती है, डीएनए एंड आरएनए। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में डीएनए प्रेजेंट होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल, बट कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस में, टोबैको मोज़ेक वायरस में, कुछ बैक्टीरियोफेज वायरस में आरएनए एक्ट करता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो आरएनए और डीएनए में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है और काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ भी हैं। जैसे कि इन दोनों में कुछ स्ट्रक्चर हमें सेम पढ़ना है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर दो टाइप्स की होती है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। अगर आपको डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म पता है तब तो आपको नाम से पता लग रहा होगा शुगर की कि कौन सा शुगर किसके लिए है। राइबोज शुगर आरएनए के लिए है और डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए के लिए है। अब इन दोनों ही पेंटोज शुगर में डिफरेंस क्या है कि डीऑक्सीराइबोज शुगर में ऑक्सीजन नहीं होता है। यहाँ पर देखो ना, ऑक्सीजन प्रेजेंट है आरएनए वाली पेंटोज शुगर में और डीऑक्सीराइबोज में नहीं प्रेजेंट है। ओके, अब हम पढ़ते हैं नाइट्रोजनस बेस। इस स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, बिल्कुल प्रेजेंट होता है, और ये रिंग्ड स्ट्रक्चर होते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। अब ये दो टाइप्स के होते हैं, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडिन्स। तो देखो, जिसका नाम छोटा है ना उसका स्ट्रक्चर बड़ा होता है। प्यूरीन्स डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर होते हैं और जो पिरामिडिन्स होते हैं वो सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर होते हैं। प्यूरीन का एग्जाम्पल एडेनिन और ग्वानिन हो जाएगा और पिरिमिडिन का एग्जाम्पल यूरेसिल, थाइमीन, साइटोसिन हो जाएगा। अब ये जो यूरेसिल है ये सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होती है और ये जो थाइमीन है ये डीएनए में प्रेजेंट होती है। ओके, अब हम पढ़ते हैं अपना थर्ड कंपोनेंट, दैट इज फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप निगेटिवली चार्ज होता है जिसके कारण डीएनए भी निगेटिव होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है, ये आपस में कैसे बॉन्ड बनाते हैं और कैसे एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो ये रही हमारी पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन की पोजीशन पर, ये देखो आप, फर्स्ट कार्बन है ना ये पेंटोज शुगर की, यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस बॉन्ड बनाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, दोनों को मिलाकर क्या फॉर्म हुआ है, ये फॉर्म हुआ है हमारा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड अभी नहीं बनाए, न्यूक्लियोटाइड अब हम बनाने जा रहे हैं। तो फिफ्थ कार्बन का OH देखो, वहां पर बॉन्ड बनाएगा फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप बॉन्ड बनाएगा, कौन सा बॉन्ड, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बनाएगा। तो हमारा अब तैयार हो गया है न्यूक्लियोटाइड। क्वेश्चन ये आता है, ये तो एक न्यूक्लियोटाइड है, अभी मैंने बताया था न्यूक्लियोटाइड मोनोमर होते हैं, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में चेन बनाएंगे, उसके बाद हमारा न्यूक्लिक एसिड फॉर्म होगा। ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड की थर्ड कार्बन से बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इस तरीके से दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए हैं। अभी हमारा डीएनए का कुछ थोड़ा सा पार्ट रेडी हो गया है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो तो एक न्यूक्लियोटाइड में दो बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है, एक फॉस्फेट ग्रुप दो बॉन्ड बना रहा है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड का, तो इसी वजह से हम इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड, क्योंकि ये दो बार बन रहा है और दो बार कौन बना रहा है, फॉस्फेट ग्रुप। ओके, तो आई होप ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आई हों। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ डीएनए के बारे में और जान लेते हैं। डीएनए अभी हमें तो पता चल गया, डीएनए किसका पॉलीमर है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, जिसका अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया था। अब डीएनए की लेंथ कौन डिफाइन करेगा, न्यूक्लियोटाइड डिफाइन करेगा। हमने तो 3 ही 4 ही लिया था न्यूक्लियोटाइड, लेकिन बहुत सारे ऐसे न्यूक्लियोटाइड की चैन बनकर क्या बनता है, डीएनए बनता है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड होंगे उतनी लंबी डीएनए की चेन रहेगी, डीएनए स्ट्रैंड होगा। ठीक है, तो डीएनए की लेंथ कौन डिफाइन करता है, न्यूक्लियोटाइड डिफाइन करता है। बैक्टीरियोफेज, उसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरियोफेज लैम्डा में
48,502 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ई कोलाई में 4.6 × 10⁶ बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमंस में अगर हम हैप्लॉइड कंटेंट की बात करें, मतलब कि हमारे क्रोमोसोम 36 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर। अगर हम 23 और 23 को अलग कर दें तो एक 23 वाला क्या होगा, हैप्लॉइड कंटेंट होगा। और अगर हम पूरी की पूरी 46 की बात कर रहे हैं, 23 पेयर की बात कर रहे हैं, तो फिर वो डिप्लॉइड होगा। तो हैप्लॉइड कंटेंट में 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन के हैप्लॉइड कंटेंट में। ओके, अब हमने ये तो जान लिया बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में कितने कैसे बेस पेयर्स और न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं डीएनए के बारे में कुछ थोड़ा बहुत। और डीएनए एक एसिडिक में है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम में डीएनए। इसको सबसे पहले फ्रेडरिक मिक्सचर ने 1869 में आइडेंटिफाई किया था और इन्होंने इसका नाम न्यूक्लिन रखा था। आगे चलकर इसका नाम न्यूक्लिक एसिड पड़ गया। जिस टाइम पे इन्होंने आइडेंटिफाई किया था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा साइंस और साइंटिस्ट एडवांस नहीं थी, तो ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशंस हमें डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं पता लग पाया। लेकिन आगे चलकर 1953 में जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने एक सिंपल लेकिन बहुत ही फेमस स्ट्रक्चर दिया डीएनए का, दैट इज हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। ये एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा पर बेस्ड था जो कि मॉरिन विल्किंस और रोजालिंड फ्रैंकलिन ने दिया था। अभी आप देखो, मैंने कहा कि हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जेम्स वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, ठीक है। तो ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है इसमें तो हमें डबल स्ट्रैंड दिख रहे हैं। मैंने तो अभी आपको एक ही स्ट्रैंड पढ़ाया है, न्यूक्लियोटाइड से अटैच कर करके, ठीक है, बॉन्ड बना के। तो ये दो स्ट्रैंड कैसे आपस में जुड़ते हैं और कैसे बॉन्ड बनाते हैं, अब हम ये देखने वाले हैं। तो पहले तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। डीएनए होती है, उसकी जो बैक बोन होती है वो शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप से बनी हुई होती है, क्योंकि जो नाइट्रोजनस बेस है वो तो अंदर के साइड पे होता है ना। अभी मैंने बताया इसके पास दो स्ट्रैंड्स होते हैं, तो ये जो दो स्ट्रैंड्स हैं उनकी पोलैरिटी एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। मतलब कि अगर एक स्ट्रैंड का 3' यहाँ पे पड़ रहा है तो दूसरे स्ट्रैंड में 5' यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है ये दोनों चेन्स आपस में जुड़े कैसे होते हैं, बॉन्ड कैसे बनाते हैं। नाइट्रोजनस बेस अंदर के साइड पे होता है, तो दोनों ही डीएनए की चेन्स में जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो अंदर की साइड पे होता है, और ये नाइट्रोजनस बेस ही आपस में बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जैसे एडेनिन थायमीन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, थायमीन एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, साइटोसिन और गुआनिन आपस में ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, और आरएनए में एडेनिन यूरेसिल के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। अब ये जो दो चेन्स हैं वो राइट हैंडेड फैशन में, अब डीएनए का कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। एक हेलिक्स की पिच 3.4 नैनोमीटर होती है, एक टर्न में इतनी जगह पर कुछ 10 बेस पेयर्स होते हैं, 0.34 नैनोमीटर गैप होता है बिटवीन 2 बेस पेयर्स। मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव भी हमें देखने को मिलता है डीएनए में। तो अब हम पढ़ते हैं डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है न्यूक्लियस में। डीएनए ह्यूमन बॉडी की बात की जाए तो कुछ 2.2 मीटर का होता है, तो इतना बड़ा डीएनए न्यूक्लियस में आ कैसे जाता है, अब हम यही देखने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं। देखो, प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डीएनए पूरे सेल में कहीं भी जा सकता है। डीएनए कुछ बेसिक और पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स के साथ रैप हो जाता है, उनमें रैप होकर एक जगह बैठ जाता है, एंड दैट प्लेस जहाँ पर डीएनए प्रेजेंट है उसे हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। यूकैरियोट्स में एक बेसिक और पॉजिटिव प्रोटीन्स होती हैं, दैट इज हिस्टोन। हिस्टोन्स एक टाइप्स के नहीं होते हैं, कई टाइप्स के हिस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं, और वो आपस में ऑर्गेनाइज करके फॉर्म करते हैं 8 मॉलिक्यूल्स, जिसे हम हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं, और इसी के आसपास इसी में डीएनए अपने आप को रैप करता है। तो देखो, निगेटिवली चार्ज्ड डीएनए है और पॉजिटिवली चार्ज्ड क्या है, हिस्टोन्स हैं। अब निगेटिव और पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो रैपिंग बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। ये जो हिस्टोन है इस पर जो डीएनए रैप किया जा रहा है, जब रैपिंग कंप्लीट हो गई तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे न्यूक्लियोसोम। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब आप याद करो 9th में या 11th में आपने सेल चैप्टर पढ़ा होगा। सेल चैप्टर में न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन को हम बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर भी कह देते थे, क्योंकि इसमें बीड्स प्रेजेंट थी, एंड दैट बीड्स इज न्यूक्लियोसोम। हाँ, तो जो बीड्स होती हैं वो न्यूक्लियोसोम ही तो होती हैं। अच्छा, ये जो अब हमारा बहुत सारा क्रोमेटिन बन गया, ठीक है। इस क्रोमेटिन की पैकेजिंग के लिए
कुछ प्रोटीन्स और भी चाहिए होते हैं हायर लेवल पर, जिसको हम साथ में मिलाकर नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स बोल देते हैं। कुछ रीजन होते हैं क्रोमेटिन के जो कि लूजली पैक्ड होते हैं और इनका लाइट स्टेन होता है, इसे हम यू क्रोमेटिन बोलते हैं। यू क्रोमेटिन डीएनए का वो पार्ट होता है जो कि ट्रांसक्रिप्शन कर सकता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या है हम आगे पढ़ेंगे। डेंसली पैक्ड डार्क स्टेन देता है, हेटेरोक्रोमेटिन हम बोलते हैं, और ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकता है। देखो अभी हमें पता है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, ठीक है, लेकिन पहले नहीं पता था। 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफ्थ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं। अच्छा, ये वही बैक्टीरिया है जो कि निमोनिया कॉज करता है, और ये दो टाइप्स के मिलते हैं, स्मूथ और रफ। रफ नॉन वायलेंट होते हैं, इससे निमोनिया कॉज नहीं होता है। और जो स्मूथ होता है, स्मूथ के ऊपर अगर हम, ये जो रफ है इसके ऊपर अगर हम म्यूकस की कोटिंग कर दें तो हमें मिल जाएगा स्मूथ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, जो कि वायलेंट होता है, जिसकी वजह से निमोनिया कॉज हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया ली और इसको एक माइस ने इंजेक्ट करवाया, तो माइस मर गया क्योंकि स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया तो जहरीली थी, वो ये वायलेंट थी। और फिर रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया, इसको माइस में इंजेक्ट करवाया और माइस नहीं मरा क्योंकि रफ वाली नॉन वायलेंट थी। ओके, अब इन्होंने एस स्ट्रेन को हीट किल किया। जब हीट किल किया इन्होंने तो फिर जो स्मूथ का कोट था वो हट गया और माइस में इंजेक्ट कर दिया, तो माइस जिंदा था क्योंकि स्मूथ कोट नहीं था, तो फिर वो रफ बन गया था एक टाइप से एस स्ट्रेन, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया, इसको हीट किल किया, और आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो जिंदा बैक्टीरिया था इसको लिया। इसको जब माइस में इंजेक्ट करवाया तो इन्होंने देखा कि माइस मर गया। एस स्ट्रेन से भी माइस जिंदा है और रफ स्ट्रेन से भी माइस जिंदा है, लेकिन जब इन दोनों को आपस में किया गया हीट किल्ड और आर स्ट्रेन को, तो फिर माइस मर गया। अच्छा, इसके बाद हमें क्या मिला, माइस के अंदर से स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया जो कि हीट किल हो चुका था, और जिंदा क्या था, रफ स्ट्रेन। तो इससे ग्रिफिथ ने बताया कुछ तो ऐसा है जो स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया रफ स्ट्रेन को दे रही है, और जिससे कि वो रफ स्ट्रेन स्मूथ स्ट्रेन बना जा रहा है, ठीक है। इन्होंने इसको ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा, जेनेटिक मटेरियल कहा, लेकिन उस टाइम पे पता नहीं था कि वो डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन है। इसका नेचर कैसा है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, ये जानने के लिए ऑसवाल्ड एवरी, कॉलिन मैक्लॉयड और मैकलिन कार्टी 1933 से 1944 तक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये जानने के लिए कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट था उसका बायोकेमिकल नेचर कैसा है। मैंने जैसे बताया उस टाइम पे पता नहीं था कि डीएनए है या आरएनए है, लेकिन प्रोटीन भी इसमें घुसा जा रहा है, मतलब लोगों को लगता था ये प्रोटीन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हो सकता है। तो सबसे पहले प्रोटीन में प्रोटीएजेस डाला गया, जिसकी वजह से सेल में प्रोटीन खत्म हो गया। तब इन्होंने देखा कि ट्रांसफॉर्मिंग हो रही है, क्या किया गया, सेल से आरएनएज डाला गया, और आरएनएज डाला गया जिसकी वजह से सेल से आरएनए गायब हो गया, आरएनए खत्म हो गया एक टाइप से। तब भी इन्होंने देखा कि ट्रांसफॉर्मिंग हो रही है एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में। जब इन्होंने डीएनए को डीएनएज डाल के ख़त्म किया सेल में, तब इन्होंने देखा कि ट्रांसफॉर्मिंग नहीं हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है, ठीक है। मतलब जब प्रोटीन और आरएनए सेल में नहीं प्रेजेंट है तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और जब डीएनए नहीं प्रेजेंट है सेल में तब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है। तो इसका साफ साफ मतलब है कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए था, डीएनए ही हेरिडिटी मटेरियल है। अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज 1952 में कुछ वायरसेस पर वर्क करते हैं कि वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। अब देखो बैक्टीरियोफेज क्या करता है, बैक्टीरिया के अंदर, ई कोलाई के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल डाल देता है, और वो बैक्टीरिया जब अपने आप को डिवाइड करता है तो वो वायरस का भी जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता रहता है। तो एक बैक्टीरियोफेज को क्या किया गया, सल्फर में ग्रो किया, रेडियो एक्टिव सल्फर में। क्यों? क्योंकि रेडियो एक्टिव सल्फर में जो प्रोटीन होगा वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और एक बैक्टीरियोफेज को रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो किया गया, जिसकी वजह से जो डीएनए था वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद इनके बैक्टीरिया आए, इन्होंने इन्फेक्ट किया बैक्टीरिया को, अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया में डाला। उसके बाद दूसरा है ब्लेंडिंग, जिसमें ये सारा ही मटेरियल ब्लेंड हो गया। ब्लेंड मतलब क्या होता है, मिक्स हो गया। फिर उसके बाद सेंट्रीफिकेशन का प्रोसेस आता है, जहाँ पर सल्फर वाला था वहाँ पर ई कोलाई के अंदर कोई भी सल्फर नहीं प्रेजेंट है। होगा भी कैसे, क्योंकि वायरस ने तो अपना जेनेटिक मटेरियल डाला था, दैट इज डीएनए, और सल्फर में तो प्रोटीन रेडियो एक्टिव थी ना। और फॉस्फोरस वाले में इन्होंने क्या देखा कि ई कोलाई में भी फॉस्फोरस प्रेजेंट है। डीएनए ही तो जेनेटिक मटेरियल है, वायरस ने डीएनए ही डाला था
और यहाँ से कंफर्म हो गया कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। एक अच्छे जेनेटिक मटेरियल में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले कि वो रेप्लिकेशन कर सकें, स्टेबल रहे और उनमें स्लो चेंजेस हों, मतलब धीरे धीरे अगर चेंजेस होंगे तभी तो म्यूटेशन होगा और तभी तो इवोल्यूशन होगा। अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। अब डीएनए और आरएनए में हम कुछ डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल अच्छा है। डीएनए भी रेप्लिकेशन करता है, आरएनए भी कर सकता है। डीएनए को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए आरएनए पर डिपेंड होना पड़ता है, लेकिन आरएनए को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए डीएनए पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है। डीएनए में स्लो चेंजेस होते हैं, आरएनए में फास्ट चेंजेस होते हैं। अगर बहुत ही जल्दी बहुत ही फास्ट चेंजेस होने लगे, जिस तरीके से वायरस में आप देखो कितनी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं और कितने अपने अलग अलग टाइप्स के वायरसेस फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर इकोलॉजी के हिसाब से वो स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है। अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है, आरएनए में जो एक ऑक्सीजन आ जाता है उसकी वजह से आरएनए का स्टेबल हो जाता है। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि हाँ, आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, बट डीएनए ज़्यादा बेटर जेनेटिक मटेरियल है। अब क्वेश्चन ये आता है, विच इज़ द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल? कौन सा जेनेटिक मटेरियल सबसे पहले आया? तो सबसे पहले तो देखो आरएनए ही आया, ठीक है, क्योंकि देखो आरएनए को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है। आरएनए डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। इवोल्यूशन से धीरे धीरे डीएनए बन गया, लेकिन सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल आरएनए था। आरएनए जेनेटिक मटेरियल के अलावा भी कई चीज़ें करता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग एक प्रोसेस होता है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ये सब आरएनए करता है। कैटलिस्ट की तरह भी रिएक्शन में, बायोकेमिकल रिएक्शंस में वर्क करता है। अब हमें ये तो पता चल गया डीएनए अच्छा जेनेटिक मटेरियल है या आरएनए, और हम लोगों में मतलब ह्यूमन बीइंग्स में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। तो डीएनए बनता कैसे है? सबसे पहली बात, हम सेंट्रल डोग्मा पढ़ते हैं। डीएनए से जो डीएनए की कॉपी बनती है उस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहते हैं, और जो डीएनए से आरएनए बनता है उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। आरएनए से प्रोटीन बनती है उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था कि रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है, लेकिन बहुत सारे रेप्लिकेशन के टाइप्स दिए गए हैं कि सेमी कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव होता है। इस चीज़ का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया था मैथ्यू मिसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टील ने 1958 में कि हाँ भाई, जो रेप्लिकेशन होता है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप में होता है। सबसे पहले ई कोलाई को हमने हैवी नाइट्रोजन में ग्रो करवाया। हैवी नाइट्रोजन में क्यों? क्योंकि डीएनए में नाइट्रोजन होता है तो डीएनए भी अफेक्ट होगा। आफ्टर 20 मिनट्स हमें हाइब्रिड डीएनए देखने को मिला। अब ये डीएनए कैसे मिल सकता है? जब जाहिर सी बात है, जब दो स्ट्रैंड अलग अलग होकर दोनों ही स्ट्रैंड पेरेंटल स्ट्रैंड की तरह एक्ट करेंगे और दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड बनाएंगे, तभी ऐसा हाइब्रिड डीएनए हमें मिल सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद 20 मिनट का वेट फिर किया गया कि भाई एक राउंड रेप्लिकेशन का और देख लें। तो जब दूसरा राउंड रेप्लिकेशन का लगा तो हमारे पास हाइब्रिड डीएनए भी थे और न्यू टाइप के डीएनए भी थे। तो ऐसे डीएनए तभी मिल सकते हैं जब दोनों ही स्ट्रैंड पेरेंटल स्ट्रैंड की तरह एक्ट करें, ठीक है। अभी मुझे पता है शायद आपको सेमी कंजर्वेटिव, आपको पता है, हमें पता है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। तो ये डबल स्ट्रैंडेड दोनों ही डीएनए अलग अलग होकर पेरेंटल टेम्पलेट की तरह एक्ट करके अपना दूसरा स्ट्रैंड सिंथेसिस करते हैं। उस प्रोसेस या उस टाइप ऑफ रेप्लिकेशन को हम सेमी कंजर्वेशन रेप्लिकेशन बोलते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन हमें पढ़ना है तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो रेप्लिकेशन है वो कब स्टार्ट होती है? रेप्लिकेशन एस फेज ऑफ इंटरफेज में स्टार्ट होती है। सेल डिवाइड होता है तो एक फेज होती है कॉल्ड इंटरफेज, उस इंटरफेज में भी एक फेज होती है कॉल्ड एस फेज, वहां पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। सबसे पहले हेलिकेज क्या करता है? डीएनए हेलिक्स को अलग करता है, मतलब कि डीएनए स्ट्रैंड्स को अलग करता है। और जब ये स्ट्रैंड अलग अलग होते हैं तो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आती है। ये प्रोटीन और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से रोकती है, ठीक है, कि मतलब दोबारा से दोनों ही स्ट्रैंड जुड़ ना जाए, इस वजह से ये प्रोटीन रहती है। और दोनों ही स्ट्रैंड अब एक्ट करते हैं एज अ पेरेंटल स्ट्रैंड, या फिर हम जिसे टेम्पलेट स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं। रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है फ्रॉम द इनिशिएशन पॉइंट, और आई ऑफ रेप्लिकेशन भी बोलते हैं, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी बोलते हैं। रेप्लिकेशन हमेशा 3' एंड से स्टार्ट होती है। डीएनए प्राइमर एक छोटा सा आरएनए प्राइमर अटैच कर देता है 3' एंड पर। क्यों? जानते हैं आगे। और फिर आती है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की बारी, और ये पॉलीमराइजेशन 3' एंड से स्टार्ट करने लगता है। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड
तब तक पॉलीमराइजेशन स्टार्ट नहीं करेगा जब तक 3' एंड पर आरएनए प्राइमर ना। तो आरएनए प्राइमर बहुत ही ज़रूरी होता है पॉलीमराइजेशन के लिए। अब आप नोटिस कीजिए इस प्रोसेस में एक जगह तो हमें बहुत ही अच्छा सा स्ट्रैंड मिल रहा है, बट वहीं पर एक दूसरा स्ट्रैंड है जो कि छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बना हुआ है, राइट। तो जो स्ट्रैंड कॉन्टिन्यूअस है उस स्ट्रैंड को हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। 5' to 3' ये स्ट्रैंड होता है, ठीक है। और जो लैगिंग स्ट्रैंड है जहां पर छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, ये 3' से 5' तक होता है और इन फ्रेगमेंट्स को हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। और ये जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं, ये फ्रेगमेंट्स आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे। कैसे? अब डीएनए लाइगेज एक एंजाइम है जिसको हम मॉलिक्यूलर ग्लू बोलते हैं। ये कहीं पर भी आ जाए इसका काम होता है ज्वाइंट करना। अब हमारा डीएनए बिल्कुल रेडी है। तो देखो ये स्ट्रैंड भी हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा हो चुका है और दूसरा तो खैर पूरा था ही अच्छे तरीके से। बस एक चीज हमें निकालनी बाकी है। सोचो सोचो। यस, आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर डीएनए में क्या कर रहा है? ये सिर्फ पॉलीमराइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट। अब पॉलीमराइजेशन हो चुकी है तो अब ये आरएनए प्राइमर निकल जाएगा। कौन निकालेगा इसे? इसे रिमूव कौन करेगा? इसे रिमूव करेगा डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम। और हमारा डीएनए का स्ट्रैंड रेडी हो चुका है। मतलब हाँ, इसमें आप देखो तो एक स्ट्रैंड पुराना है और एक स्ट्रैंड नया है। बेसिकली यही तो है सेमी कंजर्वेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो अब हम अपने सेकेंड प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। जब डीएनए से हम आरएनए बनाते हैं उस प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। डीएनए में 3 साइट होती है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। प्रोमोटर जिसे हम बाइंडिंग साइट बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन जिसे हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं, टर्मिनेटर जो प्रोसेस को टर्मिनेट कर देता है, मतलब कि स्टॉप कर देता है। कुछ फैक्टर होते हैं जिसके साथ इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन होती है, जैसे कि सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन और इलोंगेशन में हेल्प करता है, रो फैक्टर टर्मिनेशन में हेल्प करता है। प्रोकैरियोटिक में तो इतने ज़्यादा एंजाइम्स नहीं होते, लेकिन यूकैरियोटिक में आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरआरएनए सिंथेसिस करता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एमआरएनए सिंथेसिस करता है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टीआरएनए ईएसआरएनए एसएनआरएनए सिंथेसिस करता है। तो अब देखो आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पे बाइंड हो जाएगा। किसके साथ बाइंड होगा? सिग्मा फैक्टर के साथ बाइंड होगा, क्योंकि सिग्मा फैक्टर की वजह से ही इनिशिएशन स्टार्ट हो सकती है। तो इनिशिएशन होगी, इलोंगेशन होगी और रो फैक्टर के साथ टर्मिनेशन होगी, मतलब कि वहां पर हमारा ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 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 यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म की चीजें इतनी ज्यादा इजी नहीं होगी। प्रोकैरियोट्स में प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन यूकैरियोट्स में फर्दर प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। जैसे कि आरएनए जो बनता है उसमें इंट्रॉन्स और एक्सोन्स होते हैं। एक्सोन्स फंक्शनल यूनिट को बोलते हैं और इंट्रॉन्स नॉन फंक्शनल यूनिट को बोलते हैं, और ये इंट्रॉन्स रिमूव कर दिए जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। बताया था ना मैंने, आरएनए स्प्लाइसिंग में भी हेल्प करता है, तो ये आरएनए के द्वारा ही रिमूव किए जाते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा एक्सोन्स वाला आरएनए बचा है, 5' एंड पर कैपिंग होती है मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की। अब जब आरएनए ने कैप पहन ली है तो टेल क्यों बाकी रहे? 3' पे एडेनिलेट की भी टेल लग जाती है और हमारा एक्टिव आरएनए रेडी हो जाता है। अब बात सुनो, इस डायग्राम में आपने देखा होगा टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड किसी के लिए कोड नहीं कर रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कोडिंग स्ट्रैंड किसी के लिए भी कोड नहीं कर रहा है। टेम्पलेट स्ट्रैंड से आरएनए बन रहा है। ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले हम जेनेटिक कोड पढ़ेंगे और टीआरएनए पढ़ेंगे, उसके बाद हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक आप ये नहीं पढ़ोगे तब तक आप वो नहीं समझ पाओगे। जो जेनेटिक कोड होता है वो ट्रिपलेट होता है, मतलब कि उसमें 3 वर्ड्स आपको दिखते हैं, जैसे कि UAA, UAG, UGA, और ये अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं। लेकिन जो अभी मैंने 3 एग्जांपल्स दिए हैं, ये किसी अमीनो एसिड्स के लिए कोड नहीं करता है, क्योंकि ये स्टॉप कोडॉन्स होते हैं। इसी तरीके से कुछ इनिशिएटर कोडॉन्स होते हैं या स्टार्ट कोडॉन होते हैं AUG, बट AUG कोड करता है अमीनो एसिड के लिए, ठीक है। जितने ही कोडॉन होते हैं ये यूनिवर्सल होते हैं, लगभग सारे ही ऑर्गेनिज्म में ऐसे ही कोडॉन्स होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल और प्रोटोजोआन के जो कोडॉन्स होते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, बट ठीक है। डुअल फंक्शन जैसे AUG अभी मैंने बताया, अमीनो एसिड मिथियोनिन के लिए भी कोड करता है और ये स्टार्ट कोडॉन भी है। अनएम्बिजियस होते हैं कोड्स, मतलब कि एक कोड एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है एक कोड है तो वो एक से ज़्यादा अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा, नहीं। ये अलग बात है कि अमीनो एसिड्स के एक से ज़्यादा कोड हो सकते हैं, लेकिन एक कोड एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। देखो जैसे वैलिन का एग्जांपल ले लो, तो GUU वैलिन के लिए ही कोड करेगा, लेकिन वैलिन सिर्फ इसी कोड के द्वारा कोड नहीं होगी। वैलिन के और भी कई सारे कोड हैं, जैसे GUU, GUC, GUA, GUG। अच्छा, इनकी ऐसा कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होती है, बस वही पढ़ लो।
एक चीज़ और, जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो मिथ्योनिन से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि स्टार्ट कोडोन AUG है और स्टार्ट कोडोन मिथ्योनिन अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। tRNA द एडेप्टर मॉलिक्यूल, इसके पास एंटीकोडोन लूप होता है और इसके पास अमीनो एसिड एक्सेप्टर भी होता है, जिसकी वजह से ये अमीनो एसिड को बाइंड कर लेता है और RNA के पास ले आता है। तो अब हम पढ़ते हैं ट्रांसलेशन। पहली बात तो होता क्या है, ट्रांसलेशन RNA से जब प्रोटीन बनता है तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। mRNA टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है और जो चार्ज्ड tRNA है वो AUG पर आता है। चार्ज tRNA मतलब उसके पास एंटीकोडोन प्रेजेंट होगा, AUG का एंटीकोडोन प्रेजेंट होगा। AUG किसके लिए कोड करता है, मिथ्योनिन के लिए, तो फिर वो मिथ्योनिन अमीनो एसिड tRNA लेकर आ रहा है तो उसे हम चार्ज्ड tRNA बोलेंगे। ठीक है, अब आती है हमारी, और जो राइबोसोम्स होते हैं वो राइबोसोम्स mRNA को बाइंड कर लेते हैं और ये स्मॉल और लार्ज यूनिट जो होती है राइबोसोम की, ये कनेक्ट होती है Mg2+ से। अब देखो चार्ज्ड tRNA अमीनो एसिड लेते जा रहा है और ये प्रोसेस होते जा रहा है। ठीक है, कौन सा, ट्रांसलेशन, बनते जा रहा है अमीनो एसिड की चेन। अब अमीनो एसिड के आसपास बॉन्ड कौन बनाता है, राइबोजाइम अमीनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड बनाता है और फिर टर्मिनेट हो जाता है प्रोसेस जब स्टॉप कोडोन आता है। स्कूल टाइम पे याद की, उल्लू आया उल्लू आया गया, उल्लू गया आया। अब हम पढ़ते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन मतलब क्या होता है, रेगुलेट करना, जिस चीज़ को आप कंट्रोल कर सकते हो, तो जीन एक्सप्रेशन को आप कंट्रोल कर सकते हो। मतलब कोई जीन है जो आपको चाहिए कि ये एक्सप्रेस ना हो, ठीक है, तो आप कब कंट्रोल कर सकते हो, आप पहले तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे कंट्रोल कर सकते हो कि भाई ट्रांसक्रिप्शन ना हो। प्रोसेसिंग लेवल पे जब स्प्लाइसिंग हो रही होती है, ठीक है, तब कर सकते हो। और या फिर जब mRNA न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आ रहा होता है तब आप कर सकते हो। और साइटोप्लाज्म में mRNA आ गया, अब हो रही है ट्रांसलेशन, प्रोटीन बन रहा है, तब आप रेगुलेट कर सकते हो। और इसके अलावा आप जीन एक्सप्रेशन को और कहीं रेगुलेट नहीं कर सकते हो। अच्छा, ये चीज़ें भी यूकैरियोट्स की मैंने बताई है। प्रोकैरियोटिक में एक जगह ही आप कंट्रोल कर सकते हो, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर। तो ऐसे कई सारे ऑपरॉन हैं रेगुलेशन के, जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन के लिए। हमें इस चैप्टर में पढ़ना है लैक ऑपरॉन, जो कि जैकोब और मोनोद ने दिया था, और ये ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम है, रेगुलेट करता है बाय प्रोमोटर एंड रेगुलेटरी जीन्स। ये जो लैक ऑपरॉन पढ़ रहे हैं ये हम ई कोलाई में पढ़ रहे हैं, और ई कोलाई का खाना है ग्लूकोज। ग्लूकोज जब इन्वायरमेंट में नहीं प्रेजेंट होता है तो ई कोलाई को लेना पड़ता है लैक्टोज, जिसे हम इंड्यूसर भी यहाँ पर बोल सकते हैं। ई कोलाई खाएगी तो लैक्टोज बाद में इसकी बॉडी में कई ज़्यादा प्रोटीन्स, एंजाइम्स होंगे जो कि लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे। तो इतनी मेहनत हो रही है जब ग्लूकोज नहीं प्रेजेंट है, लेकिन अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो वो एंजाइम्स, उन प्रोटीन्स की क्या ज़रूरत जो लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रही हैं, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो हम एनर्जी फालतू की क्यों लें। तो बस इसी के लिए हमें ये पढ़ना है। ओपरॉन में हमें पढ़ना है, एक चीज़ होती है प्रोमोटर, रेगुलेटर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन। लैक्टोज अब्सेंट है तब ये काम हो रहा है। इनहिबिटर जीन रिप्रेसर mRNA बना रहा है और फिर रिप्रेसर mRNA से रिप्रेसर प्रोटीन बन रही है, और ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर जीन को रिप्रेस्ड कर दे रही है, जिससे क्या होगा, वहाँ पर जो स्ट्रक्चरल जीन है वहाँ से RNA नहीं बन पाएंगे, और जब RNA नहीं बन पाएंगे तो फिर प्रोटीन्स नहीं बन पाएंगी। अब जब इंड्यूसर प्रेजेंट है, मतलब कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है लैक्टोज, तो अब तो भाई करना पड़ेगा ना, लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए करना ही पड़ेगा। रिप्रेसर mRNA सिंथेसिस करेगा और ये mRNA रिप्रेसर सिंथेसिस करेगा, लेकिन इन्वायरमेंट में क्या प्रेजेंट है, इंड्यूसर इस रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देगा, जिसकी वजह से ये रिप्रेसर ऑपरेटर रीजन को बाइंड नहीं कर सकेगा, और ये जो स्ट्रक्चरल जीन है यहाँ पर हमारी प्रोटीन बन जाएगी। ट्रांससिटिलेज जो है वो एक्टिव करेगी किसको, बीटा गैलेक्टोसिडेज को। जो बीटा गैलेक्टोसिडेज है वो लैक्टोज को तोड़ेगी, ठीक है। अभी मैंने बताया परमिएज परमिशन देगी किसको, लैक्टोज को, कि वो अंदर आ सके उसकी बॉडी में, ठीक है, वो खा सकती है लैक्टोज। की इंड्यूसर कैसे आ गया, मतलब इंड्यूसर एक छोटा अमाउंट ऑफ लैक्टोज है जो कि रिप्रेसर को इनएक्टिव करने के लिए आया हुआ है, तो ये भी तो लैक्टोज ही है, ये कैसे बॉडी में आया। तो इतना, मतलब जब इन्वायरमेंट में लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो थोड़ा बहुत आ जाता है, इतना नहीं आता है कि बेचारी ई कोलाई का पेट भर जाए और वो लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। इतना आता है कि रिप्रेसर को इनएक्टिव करते हैं, ओके। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये एक मेगा प्रोजेक्ट था जो कि 1990 से 2003 तक ये प्रोजेक्ट चला था, ठीक है। अब जीनोम का मतलब क्या होता है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, उसमें जितना भी DNA
आ जाता है वो सब जीनोम कहलाता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था कि हम बेस पेयर के सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करें, मैपिंग करें जितने भी जीन्स हैं ह्यूमन जीनोम में। तो इसके कुछ गोल थे, जैसे कि हमें नहीं, जो ये प्रोजेक्ट में जो मेंबर्स थे उन्हें आइडेंटिफाई करना था 20,000 से 25,000 जीन्स इन अ ह्यूमन डीएनए। 3 बिलियन बेस पेयर्स के सीक्वेंस को डिटरमाइन करना था। यस, ह्यूमन बॉडी में 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। इन सब इंफॉर्मेशन को स्टोर करना था, डेटा एनालिसिस के लिए टूल्स भी इम्प्रूव करने थे। ये कुछ गोल्स थे, लेकिन इस प्रोजेक्ट में कई सारी प्रॉब्लम्स भी थे। अब हम उन प्रॉब्लम्स को समझते हैं। एक बेस पेयर को आइडेंटिफाई करने का कॉस्ट $3 था, तो 3 बिलियन बेस पेयर्स को आइडेंटिफाई करने का कॉस्ट 9 बिलियन पड़ेगा। अगर हम इसे बुक के फॉर्म में स्टोर करें तो एक बुक में 1000 पेजेस होने चाहिए, और ऐसे ही 1000 पेजेस वाली बुक 3300 बुक्स होनी चाहिए, तब जाकर हम इस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकेंगे। अब ये पॉसिबल नहीं है, इतने ज़्यादा बुक्स, इतने ज़्यादा पेजेस, तो यही अच्छा है कि हम इसे कंप्यूटर में स्टोर करें। तो डाटा एनालिसिस टेक्नोलॉजीज़ भी अच्छी चाहिए थी इसके लिए। तो ये एक आप बोल सकते हो कॉस्टली प्रोजेक्ट था। ये प्रोजेक्ट 13 ईयर का प्रोजेक्ट था। इसमें कोऑर्डिनेट किया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अर्ली ईयर्स में ही वेलकम ट्रस्ट यूके एक मेजर पार्टनर बन गया था। आगे चल के जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना ने भी इस में कंट्रीब्यूट किया। कुछ नॉन ह्यूमन मॉडल जैसे बैक्टीरिया, ड्रोसोफिला, इन सब पर भी सीक्वेंस्ड हुआ था। अब इसकी कुछ मेथोडोलॉजीज पढ़ लेते हैं। एक तो है एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होते हैं, सिंपल सी बात है, जो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। क्योंकि सेकंड मेथोडोलॉजी थी सीक्वेंस एनोटेशन। यहाँ पर होल सेट ऑफ जीनोम को हमें आइडेंटिफाई करना था, सीक्वेंस करना था, ठीक है, फिर चाहे वो कोडिंग रीजन हो या नॉन कोडिंग रीजन हो। तो सबसे पहले डीएनए, जो हमें डीएनए चाहिए उसको हम आइसोलेट करेंगे। अब इतना लंबा डीएनए होता है, अभी हमने इसकी लेंथ की बात की थी, राइट। तो इसको आइसोलेट करने के बाद हम इसको फ्रेगमेंट्स में कट कर लेंगे और किसी होस्ट में डाल देंगे। अगर वो होस्ट बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बोलेंगे। अगर वो होस्ट ईस्ट है, तब हम उसे ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बोलेंगे। उन फ्रेगमेंट्स के एम्प्लीफिकेशन हो जाएंगे, मतलब बहुत सारी कॉपीज हमारे पास प्रेजेंट हो जाएंगी जैसे जैसे वो होस्ट डिवाइड करेगा। अब हम अलग से क्या रखेंगे, बेस पेयर्स रखेंगे, एडनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। और जब उन जो हमारे पास बेस पेयर्स हैं उनके पास हमारा फ्रैगमेंट्स वाला डीएनए आएगा, तो फिर वो तुरंत बेस पेयरिंग कर लेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे कैसे डीएनए में सीक्वेंस है। CTG वाला डीएनए हमारे पास है, और हमारे पास भी कुछ कलर्ड बेस पेयर्स हैं। तो ये वाला डीएनए जब बेस पेयर के पास आएगा तो CG के साथ बॉन्ड बना लेगा, TA के साथ बॉन्ड बना लेगा, और GC के साथ बॉन्ड बना लेगा। अब इसके हम कुछ सैलिएंट फीचर्स पढ़ लेते हैं। जैसे टोटल नंबर ऑफ जीन्स 30,000 होते हैं, और एक जीन में लगभग 3,000 बेसेस होते हैं। सबसे लार्जेस्ट जीन हमारी बॉडी में डिस्ट्रोफिन है, जिसमें 2.4 मिलियन बेसेस होते हैं। 99.9% न्यूक्लियोटाइड, मतलब 99.9% डीएनए सीक्वेंस्ड सारे ही ह्यूमन बींग्स में सेम होते हैं। 0.1% डिफरेंट होता है। 0.1% बहुत कम है, राइट। लेकिन अगर हम इसे 3 बिलियन बेस पेयर्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये नहीं कम है। अभी हमें 50% ऑफ द जीन्स की फंक्शन ही नहीं पता चले हैं, ठीक है, कि उनके फंक्शन क्या है। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड करता है प्रोटीन के लिए। जो रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं वो ह्यूमन जीनोम का बहुत ज़्यादा पोर्शन होता है। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस जो होते हैं वो बहुत बार रिपीट होते हैं, समटाइम्स 100 और समटाइम्स 1000 टाइम्स भी ये रिपीट हो सकते हैं। इनका कोई भी कोडिंग फंक्शन नहीं होता है। क्रोमोसोम 1 के पास सबसे ज्यादा जीन्स होती हैं, 2968 जीन्स। वाई क्रोमोसोम के पास सबसे कम होती है, 231 जीन। साइंटिस्ट ने 1.4 मिलियन लोकेशन आइडेंटिफाई किए जहां पर सिंगल बेस डीएनए में डिफरेंस होता है। इसे हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, SNPs भी बोलते हैं। लास्ट टॉपिक पर हम पहुंच चुके हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसे सबसे पहले एल जेफरी ने दी थी। 2% से कम डीएनए प्रोटीन के लिए सिंथेसिस करता है, बाकी सब ऐसे ही होता है। तो वो जो ऐसे ही होता है, रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है, उसी से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। जो रिपीटेटिव डीएनए होता है इसको सबसे पहले हम
बल्क जीनोमिक डीएनए से सेंट्रीफ्यूगेशन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, हाई पीक मिलती है और स्मॉल पीक मिलती है। ये जो स्मॉल पीक होती है रिपीटेटिव डीएनए की, इसको हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। सैटेलाइट डीएनए में भी दो टाइप्स के डीएनए आ जाते हैं, माइक्रो और मिनी सैटेलाइट डीएनए। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए एडेनिन एंड थायमीन रिच होता है, इसमें 2 to 6 बेस पेयर्स होते हैं, 10,000 से 1 लाख टाइम्स ये रिपीट हो सकते हैं। मिनी सैटेलाइट डीएनए ग्वानिन एंड साइटोसिन रिच होता है, इसमें 10 to 100 बेस पेयर्स हो सकते हैं, 500 to 3000 टाइम्स ये रिपीट हो सकता है। तो हमें इसमें सबसे ज़्यादा किसमें ज़रूरत है, मिनी सैटेलाइट डीएनए में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो डीएनए है, डीएनए में कुछ कोडिंग रीजन्स है जो कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में हेल्प करती है, और जो नॉन कोडिंग रीजन्स है उसमें आ जाता है रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए में भी आ जाता है मिनी सैटेलाइट डीएनए। मिनी सैटेलाइट डीएनए को हम बोलते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। इसी से हम डीएनए को आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे, तो वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स मतलब कि कुछ बेस पेयर्स हैं जो बार बार आते जा रहे हैं, जैसे ATG आ रहा है। ठीक है, अब ये जो ATG है, मान लो हमारे पास एक ब्लड सैंपल मिला है और 2 लोगों के ऊपर हमें शक है कि भाई यहाँ क्रिमिनल ये हो सकता है या ये हो सकता है। पहले तो हमने ब्लड की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की और उसमें एक सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है। अब हम देखेंगे वही सीक्वेंस इन दोनों में से किन में बार बार रिपीट हो रहा है। अगर पर्सन ए में रिपीट हो रहा है बार बार तो इसका मतलब है कि क्रिमिनल यही होगा। ठीक है, तो ये तो आप ऊपर से समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि इसके लिए हमें कौन कौन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले सैंपल का कलेक्ट करना होता है, मतलब ब्लड, हेयर, कुछ भी हमें मिल सकता है बॉडी पार्ट। एंडोन्यूक्लियेसेस एंजाइम से डीएनए सेगमेंट को कट किया जाएगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाई जाएगी। ये प्रोसेस आप बायोटेक्नोलॉजी में डिटेल में पढ़ लोगे, बट इधर समझ लो कुछ ऐसा सेटअप होता है। इलेक्ट्रिक करंट जब आता है तो फिर डीएनए सेगमेंट्स अलग हो जाते हैं। जितने भी छोटे छोटे डीएनए सेगमेंट्स होते हैं वो आगे आ जाते हैं और जो बड़े फ्रेगमेंट्स होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। फिर उसके बाद ब्लॉटिंग होगी। ब्लॉटिंग में एक शीट ली जाती है, नायलॉन की शीट भी हो सकती है। फिर यहाँ पर डीएनए को डाल दिया जाता है। अब इसके बाद VNTR प्रॉब में डीएनए को डाला जाता है। VNTR प्रॉब में क्या होता है, ये जो हमारा डीएनए है जो ब्लॉटिंग से आया हुआ है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स होते हैं और वो बेस पेयर्स या वो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सेगमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं। तो ये बेस पेयर से पेयरिंग हो जाएगी। किसकी पेयरिंग हो जाएगी, जो ब्लॉटिंग वाला डीएनए है जो हमने एक सैंपल से निकाला हुआ है। तो जब ये प्रॉब में पेयरिंग कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, तो फिर ये भी रेडियो एक्टिव हो जाएगा। और जब ये रेडियो एक्टिव हो जाएगा तो ऑटो रेडियोग्राफी में हमें इसके बैंड्स दिख जाएंगे। सैंपल बता रहा है कि क्रिमिनल ये होगा। अगर ऐसा ही सैंपल एक में मिल जाएगा तो वही क्रिमिनल होगा। तो सबसे पहले पर्सन ए का हमने निकाला, पर्सन ए का मैच नहीं कर रहा है। आप खुद देखो, बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, राइट। पर्सन बी का बहुत ही अच्छी तरीके से मैच कर रहा है। तो इससे आप क्या पता लगा सकते हैं, जी बिल्कुल, इसे आप पता लगा सकते हो कि पर्सन बी ही क्रिमिनल है। पैटर्निटी टेस्ट के लिए ये यूज़ किया जाता है, क्रिमिनल फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, रेपिस्ट फाइंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। कैसा लगा लेक्चर ये कमेंट में ज़रूर बताना। और एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी कि मैं एक दूसरा चैनल बनाना चाहती हूँ, ठीक है, जिसमें आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वीडियोज़, कुछ हॉबीज़ की वीडियोज़, वर्क रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगी, बुक्स से रिलेटेड वीडियोज़ और कुछ रिलीजियस वीडियोज़ मिल जाएंगी। और दूसरी चीज़, मैंने इंस्टाग्राम भी बनाने का सोच रखा है। बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड चूजिंग माई वीडियो।